नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के आप सभी के डिमांड पर भूगोल विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि 8 मई को होने वाले एग्जाम में आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और ये क्वेश्चन ना केवल आप लोग को डायरेक्ट बताए जाएंगे, बल्कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा विषय है और मैं इसी को लेकर तैयारी करता हूं। ठीक है, तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्या पूछा गया? पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भूआब से, नाशपाती से, नारंगी से या सेब से? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। इसका आकार का संबंध जो है दोस्तों भूआब से है। किससे है दोस्तों? भूआब से। अगर सिंपल सेंटेंस में बोले तो ऐसी आकृति जो किनारे से चपटी हो और बीच में उभरी हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। इंग्लिश में इसे दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में भी लिख दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जियोइड कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूआब जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या पूछा गया है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता के वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका यह कथन किनका है? यह कथन है रिचर्ड हडसन का। ठीक है, ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भूगोल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन कराता है। यह किनका कथन है? ऑप्शन यही चारों ऑप्शन में से आपको आंसर को देना है। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिनका सही होगा मैं लाइक करके उन्हें फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया? प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट है, भूगोल विषय आप लोग का है, तो ये आंसर आप सभी को मालूम होगा कि पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है भूगोल जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इरास्टोथेनिस जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ग्रीक विद्वान इरास्टोथेनिस ने किया था। कहां के थे? ग्रीक विद्वान थे, इरास्टोथेनिस ने किया था। और जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्दों से बना है। मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला है आपका जियो और दूसरा है आपका ग्राफोस। ठीक है, क्या है दोस्तों? ग्राफोस। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफोस का मतलब होता है दोस्तों क्या करना? वर्णन करना। ठीक है, इस तरह से पूरी जो अगर हम लोग इसका शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएं इसका, तो पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात भूगोल जो है पृथ्वी का अध्ययन कराता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है किसने बताया था? इरास्टोथेनिस ने बताया था। ठीक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, जितने क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं 40 क्वेश्चन, और नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना आंसर जो है करेक्ट हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसे आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो हर एक चीज को बारीकी से जानना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि आप लोग ही आगे जाके एक रिसर्चर बनिएगा, एक भूवैज्ञानिक बनिएगा, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना पूछा गया दोस्तों। ठीक है, किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में दिया था। तो ये आपका घ नंबर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जो विद्यार्थी जियोग्राफी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जेम्स जीन्स ने जो है अपना जो ज्वारीय परिकल्पना दिया था उसमें क्या बताया था, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा अन्य तारों के सहयोग से हुआ। ये इन्होंने कहा। प्रारंभ में सूर्य जो है एक आपका गैस का एक गोला था। सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा भी था।
दूसरा विशालकाय क्या था दोस्तों, तारा भी था। सूर्य अपनी जगह पर स्थित था, सूर्य जो है अपनी जगह पर क्या था दोस्तों, स्थित था तथा अपनी जगह पर ही जो है वो परिक्रमा कर रहा था। ठीक है, इसी बीच जो हो रहा है क्या दोस्तों, साथी तारा एक पथ पर, ये आपका ये साथी तारा का क्या है दोस्तों, पथ पर, और इसी पथ के सहारे जो है वो घूम रहा था और वह सूर्य के काफी ज्यादा धीरे धीरे वो कहां पहुंच चुका था, निकट पहुंच चुका था। साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से अधिक और विशाल था। पास आते ही जो है तारा जो द्वारा जो है ज्वारीय शक्ति द्वारा के प्रवाह के कारण जो होता है बाहरी भाग पर जो है उसका बाहरी भाग पर प्रभाव पड़ा और यह 8 ग्रहों का निर्माण किया। यह जो है यहां पे आप देख पा रहे हैं इसका बाहरी भाग पर जो है इसका प्रभाव पड़ा और इसके द्वारा जो है 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ दोस्तों, तो दोस्तों तारे के आकर्षण शक्ति के कारण एक पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है सूर्य से, जो कि सिगार के आकृति का जैसा होता है, जिसे जेम्स जीन्स ने जो है फिलामेंट नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों, फिलामेंट नाम दिया। ठीक है, और इस फिलामेंट का धीरे धीरे क्या होते रहा, विघटन होते रहा और 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों कितना ग्रहों का निर्माण हुआ, 8 ग्रहों का जो है यहाँ पे आपका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसी परिकल्पना को जो है जेम्स जीन्स का ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका ज्वारीय परिकल्पना का कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है क्योंकि इसको क्वेश्चन को घुमा के भी एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपैंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो दोनों ही जो है आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे जो दिया गया आपका बिग बैंग सिद्धांत ये भी यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894 से 1896 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो याद रखिएगा जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, कब किया था, 1894 से 1896 में किया था। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता घुमा के। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर समय का नहीं दोस्तों वरन दूरी का माप है। किसका माप है दोस्तों, दूरी का माप। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रकाश की गति कितना है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, वह एक प्रकाश वर्ष होगा, ये याद आपको रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह है। सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 8 आपका ग्रह है, 8 प्लैनेट्स है। क्या क्या, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और नेपच्यून। ठीक है, यानी वरुण। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क होगा, समुद्र तटीय भाग पर। मैंने ये क्यों कहा आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी के नीचे क्या होती है दोस्तों, प्लेट्स होती है। या तो ये प्लेट्स क्या होता है एक दूसरे से खिसकती है या एक दूसरे के पास आती है तो टकराती है। जब ये दोनों आपस में टकराती है दोस्तों तो यहां से जो है भूकंप की स्थिति पैदा होती है। क्या होती है दोस्तों, भूकंप की स्थिति पैदा होती है। समुद्र के नीचे अगर भूकंप की स्थिति पैदा होगी दोस्तों तो ये जो तरंगे हैं पानी को क्या करेगी, ऊपर उठा देगी। पानी को क्या करेगी, ऊपर उठा देगी। और ये पानी नीचे की ओर आने की क्या करेगा दोस्तों, कोशिश करेगा। ये पानी क्या करेगा, फिर से नीचे की ओर आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, पानी फिर नीचे के आने की ओर कोशिश करेगा, पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने चाहेगा। और पानी जो है अब क्या करेगा, पानी का ये तरंग कुछ इस तरह का आकृति ले लेगा। पानी का ये तरंग कुछ इस तरीके की आकृति लेना चालू कर देगा और इस तरह से टूटते हुए शुरू होकर ये धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, गोलाकार रूप ले लेगा। ये धीरे धीरे क्या करेगा दोस्तों, गोलाकार रूप ले लेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को दिखाई मिलेगा। जब आप पत्थर या कंकड़ फेंकते हैं पानी में तो आप लोग को कुछ इसी आकार में देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो इसी आकार में जो है ये अपना आकार को ले लेगा। ठीक है, और आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसका रफ्तार धीरे धीरे क्या होता जाएगा दोस्तों, काफी तेज होते जाएगा। ठीक है, अब जब यह दोस्तों
तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचेगी तो पानी के बहाव में यह क्या उत्पन्न करेगा दोस्तों, बाधा उत्पन्न करेगा। यहां पे देख रहे हैं पानी के जो बहाव को क्या कर रहा है, यहां पे बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तट पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है दोस्तों, जब यह तट रोकने की कोशिश करता है तो यह पानी जो है ऊपर की ओर उठने शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि आप कोई बाइक चला रहे हैं जो कि 70 से 80 स्पीड पर है और आप एकदम से क्या करते हैं, उस पर ब्रेक लगा देते हैं, तो पीछे का पहिया क्या होता है दोस्तों, ऊपर की ओर उठ जाता है। इसी तरह से जब पानी को जो है तट रोकने की कोशिश करता है तो स्थल खंड से ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है और पानी ऊपर की ओर उछल जाता है। पानी क्या होता है दोस्तों, ऊपर की ओर उछल जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है जो पब्लिक एरिया होता है, जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो पूरी वो क्या करता है, बहाव के द्वारा उसको लेके चल जाता है और इस तरह से सुनामी की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात दोस्तों समुद्र की गहराई की अपेक्षा समुद्र तटीय भाग में सुनामी से सर्वाधिक जो होगा यहाँ पे क्षति हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी समझ चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये जो भूपृष्ठ है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के नीचे जो है काफी सारा लेयर्स पाए जाते हैं, उसमें से प्रमुख तो 3 लेयर्स है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, पहला वाले को भूपर पट्टी यानी क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, मेंटल कहते हैं। उसके बाद वाले को क्या कहते हैं, मेंटल, और अंत वाले को जो लास्ट वाला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले लेयर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो परतें रहती है उसके सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं और इसमें पूछा गया इसमें कौन सा मात्रा पाया जाता है। वायुमंडल में नहीं पूछा गया है, भूपृष्ठ में पूछा गया है, ठीक है, यानी भूपर पट्टी में पूछा गया है। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को एक चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा क्या किसका है, ऑक्सीजन का है। उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर उसी तरह से और भी कई जो तत्व दिए गए उनका नाम दिया गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या, ऑक्सीजन का मात्रा याद रखिएगा, एल्युमिनियम का याद रखिएगा, आयरन का और सिलिकॉन का, ये सभी मात्रा आप लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ये सभी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। यहाँ भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन में क्या क्या होता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए वही एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले भूगर्भ की आपका प्रत्यक्ष साधन का जो है आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो भूगर्भ का प्रत्यक्ष जो स्रोत होता है, जो डायरेक्ट सोर्स होता है, उसके अंतर्गत हम उन चीजों को रखते हैं जिनके द्वारा हमें प्रत्यक्ष तौर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे खनन से प्राप्त चट्टानें और ज्वालामुखी आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं खनन से प्राप्त चट्टानें तो है नहीं, यहाँ पे आपका ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी भूगर्भिक संरचना की जानकारी का स्रोत के अंतर्गत आता है। लावा के अवशोषण विश्लेषण से जो है वैज्ञानिक इससे जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा ज्वालामुखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। उनका नाम क्या था दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर कौन थे दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर मौसमविद थे जिन्होंने ही जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 1912 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागर के वितरण से संबंधित था दोस्तों, याद रखिएगा। वेगनर महोदय का यह मानना था कि महाद्वीपों का प्रवाह होता है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी के सभी भूखंड एक जगह स्थिर नहीं रहता, वह अपनी जगह से क्या होता है, खिसकते रहते हैं। वेगनर का क्या मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में जो है अभी के टाइम में आप जितना महाद्वीप देख रहे हैं पहले उतना महाद्वीप नहीं था, केवल उनका मानना था कि एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका उन्होंने नाम दिया था क्या, पेंजिया। क्या नाम दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, पेंजिया नाम दिया था, ठीक है। और पेंजिया का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी, पेंजिया का उन्होंने अर्थ बताया था संपूर्ण पृथ्वी। और उसका और एक चीज था दोस्तों, वो बोले थे कि वेगनर महोदय मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया को एक विशाल महासागर घेरे हुए था। क्या था, एक विशाल महासागर घेरे हुए था जिसका नाम उन्होंने दिया था पेंथलासा। क्या नाम दिया था, पेंथलासा, ठीक है, याद रखिएगा। पेंथलासा का अर्थ होता है दोस्तों जल ही जल, ठीक है। और हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी अब समझ चुके हैं कि उनके अनुसार एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और एक विशाल महासागर हुआ करता था जिसका नाम था क्या, पेंथलासा। अब उनका विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत जो है उन्होंने क्या कहा था, वेगनर ने अपने तर्क के अनुसार बताया कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो है
इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन होना प्रारंभ होता है। पेंजिया टूटकर जो है दो हिस्सों में बढ़ गया था। पेंजिया जो है टूटकर दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक का नाम था लॉरेशिया और एक का नाम था क्या, गोंडवाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना देख रहे हैं दोस्तों, उसके बीच में जो है महासागर जो है वो भी एक लेयर वहां पे जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेथिस सागर। उसका नाम क्या पड़ गया, टेथिस सागर। ठीक है, तो लॉरेशिया और आप यहाँ गोंडवाना देख रहे हैं, वहां पे एक सागर का लेयर, वहां पे पानी का लेयर वहां पे गुजर रहा था बड़ा, तो उसे उन लोगों ने नाम दिया क्या, टेथिस सागर। ठीक है, उत्तर की तरफ आप लॉरेशिया और दक्षिण की तरफ आप गोंडवाना लैंड देख सकते हैं, इमेज में दिखाई मिल रहा होगा। पहले एक भाग हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा गया, तो तब ये टूटने से अलग हो जाता है और बीच में एक सागर बन गया, जिसे वेगनर महोदय ने क्या नाम दिया, टेथिस सागर। ठीक है, इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक हिस्सों में बढ़ गए और आज जो है अलग अलग महाद्वीप आप देख सकते हैं, आप पिक्चर्स में, आप बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये इनका ये कॉन्सेप्ट था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि वेगनर महोदय के अनुसार पहले एक ही भूखंड था, तो एक ही महाद्वीप हुआ करता था, उसका नाम क्या था, या एक ही महासागर हुआ करता था तो उसका नाम क्या था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने फुल डिटेल के साथ इस चीज को आप लोग को बता दिया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है ज्वालामुखी के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ज्वालामुखी आखिर है क्या, तो आप सभी को मालूम होगा कि ज्वालामुखी वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर लावा बाहर निकलता है। जिससे होकर क्या होता है दोस्तों, लावा जो है बाहर निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है जलवाष्प होता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है दोस्तों, निकलने वाली गैसों में से वो होता है जलवाष्प ही होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है दोस्तों प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आगे आपको पूछा गया, याद रखिएगा। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, अब सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। उसके बाद तीसरा नंबर शांत या मृत ज्वालामुखी, जिसे हम लोग एग्जेंट या डेड वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, यहां प्रश्न में दोस्तों हमें सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है। वैसे ज्वालामुखी जिससे होकर लावा वाष्प सदैव निकलते रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है, लेकिन आप लोगों को कुछ ही ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम जो याद रखने, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले आप याद रखिएगा सिसिली। ठीक है, सिसिली जो है ज्वालामुखी वह उत्तर में लिपारी द्वीप में स्थित है, जिसे हम लोग स्टोम्बली ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना। ठीक है, यह भी काफी ज्यादा फेमस है, इटली का एटना। इक्वाडोर का जो है कोटापेक्सी ज्वालामुखी, याद रखिएगा, इक्वाडोर का कोटापेक्सी ज्वालामुखी। अंटार्कटिका का एकमात्र जो है ज्वालामुखी, उसका नाम है माउंट एब्रूस नाम है। ठीक है, जापान का है जो दोस्तों काफी ज्यादा फेमस है, जो जापान में जो ज्वालामुखी, उसका नाम है फ्यूजियामा। क्या नाम है दोस्तों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ठीक है, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिससे आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैंने उनको बता दिया। ऐसे में टोटल सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है, उतना आपको याद नहीं करना है। इतना जितना मैंने 6 को नाम बताया उसे आप लोग को याद रखना है। सिसिली में आपका लिपारी द्वीप में स्टोम्बली ज्वालामुखी, उसके बाद इटली का एटाना, इक्वाडोर का कोटापेक्सी ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एब्रूस, और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, और अंडमान निकोबार के आपका बैरन द्वीप। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ख नंबर भी करेक्ट है और आपका घ नंबर भी करेक्ट है। इटली का एटना और जापान का फ्यूजियामा दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो आप लोग किसी को भी टिक आउट कीजिएगा, करेक्ट होगा। हालांकि बुक में आप लोग का दिया गया फ्यूजियामा, तो आप लोग इससे टिक आउट कीजिएगा ख को। ठीक है, क्योंकि इससे भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है आपका फ्यूजियामा। ठीक है, तो इसे आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि रिंग ऑफ फायर के बारे में कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ऑप्शन घ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया, प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिनका सही होगा उन्हें लाइक
कमेंट करके फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत का जो है अफ्रीका से टूटकर आया था, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और ऊपर में क्या था दोस्तों, अंगारा लैंड था। अब इन दोनों के बीच जो है एक सागर बहता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेथिस सागर। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ये जो है इस नदी पे या इस सागर पे जो है धीरे धीरे मालवा बालू जमने लगता है, और धीरे धीरे ये जो है चट्टान का रूप लेते जाता है, और धीरे धीरे इसका आकार ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पे पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें जो है आपका बालू मालवा अलग अलग चीजें जमा होते गई, और धीरे धीरे ये क्या होने लगा, चट्टान का रूप लेने लगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का करेक्ट आंसर, टेथिस सागर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर जो है किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। ठीक है, ख नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अग्नि चट्टान की परत दर परत जमने पर अवसादी चट्टान बनती है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा चट्टान अगर आप लोग पढ़े हैं तो पहले होता है आपका अग्नि चट्टान, और अग्नि चट्टान जब टूटता है दोस्तों तो वो धीरे धीरे ऐसे नहीं बन जाता है। ठीक है, वो परत दर परत बनता है। वो क्या बनता है दोस्तों, परत दर परत बनता है। ठीक है, तो अग्नि चट्टान जो है परत दर परत जमने से जो है अवसादी चट्टान बनता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसके लेयर जैसे जैसे बनते जाएंगे इसमें अवसाद चट्टान बनते जाएगी। हर लेयर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे धूल कण कीट वगैरह बहुत कुछ धीरे धीरे जमते जाएंगे, और हर लेयर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका इसलिए जीवाश्म भी पाया जाता है। यहाँ पे हर लेयर पे कीट पतंग कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलते रहता है, तो इसलिए जो है हर लेयर पे जीवाश्म पाया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे आप जानते हैं कि खनिज तेल भी जो है आपका किस में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अग्नि चट्टान के टूटने से जो है लेयर बाय लेयर आपका क्या बनता है, अवसादी चट्टान बनता है, और अवसादी चट्टानों में ही जो है जीवाश्म भी पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, चूना पत्थर, डोलामाइट, लेग्नाइट। ठीक है, ये सभी जो है आपका अवसादी चट्टान के कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पे चूना पत्थर से संबंधित पूछा गया, तो चूना पत्थर भी जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और याद रखिएगा इसी अवसादी चट्टान में भी जो है जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, इसी अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, और इसी अवसादी चट्टान में दोस्तों खनिज तेल भी पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग किसी भी तरह से फंसे नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछा गया देख लीजिए, जो कहा वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है, जिसे अवसादी सेल भी कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो भूस्खलन जो है दोस्तों सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, हमें पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। क जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जानता है कि पर्वतीय क्षेत्र काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं। और आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में एक दुर्घटना घटा था उत्तराखंड में। ठीक है, वहां ज्यादातर एरिया जो है पर्वतीय क्षेत्र में, वहां पे लोग जो है रहने वाले में से है, और वहां पे क्या होगा, जैसे ही पानी का कुछ भी बहाव वगैरह ज्यादा आता है तो ऊपर का लेयर धीरे धीरे क्या होते रहता है, भूस्खलन वहां होने लगता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर हमें कहां देखने को मिलता है, पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का क जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक क्रिया है। अनुक्रमिक क्रिया पूछा गया दोस्तों, तो अनुक्रमिक क्रिया जो होगा यहाँ पे आपका अपर्दन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 99% जो गैस है आपका 99% में आपका 78% तो आपका नाइट्रोजन है, और 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यद्यपि वायुमंडल का विस्तार जो है लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितना ऊंचाई तक हमें देखने को मिलता है, 10,000 किलोमीटर। परंतु जो है ये इंपॉर्टेंट जो गैस आप देख रहे हैं, वायुमंडल का 99% जो है भाग सिर्फ आप लोग को 32 किलोमीटर तक ही सीमित देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, आपका ख जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32 किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है, पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वायुमंडल के क्या क्या परतें होती है, वरना आप इसका आंसर सही से नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वायुमंडल की परत की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर में होता है आपका समताप मंडल। क्या होता है दोस्तों, समताप मंडल। फिर जस्ट ऊपर में होता है आपका मध्य मंडल। क्या होता है दोस्तों, मध्य
मंडल, ठीक है। फिर ऊपर में जस्ट आपका होता है आयन मंडल, क्या होता है, आयन मंडल, ठीक है। और सबसे ऊपरी परत जो होता है वो है आपका बाह्य मंडल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कौन सा परत है, सबसे निचली परत को कहते हैं हम क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में दोस्तों वायुमंडल का सबसे, इसे हम लोग घनी परत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूल, आंधी, बारिश इस तरह के सभी घटनाएं देखने को मिलती है, यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल को ही दोस्तों आपका अधोमंडल भी कहते हैं और संवहन मंडल भी कहते हैं, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा उसके ऊपर में जस्ट आप देख पा रहे हैं समताप मंडल, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों ये 18 से लेकर 20 किलोमीटर के अंतर्गत होती है, ठीक है। समताप मंडल में जो है दोस्तों यहाँ पे मौसम साफ रहता है, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं घटता है क्षोभ मंडल में, लेकिन समताप मंडल में जो है दोस्तों यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ होता है। यह मंडल मौसमी वायुमंडलीय हलचल से क्या होता है, मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालक यहाँ वायुयान को उड़ाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मौसम साफ रहता है, इसलिए जो वायुयान चालक होता है दोस्तों समताप मंडल में वायुयान को जो है उड़ाना पसंद करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल समताप मंडल जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, क्षोभ मंडल में धरातल में कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। तो दोस्तों इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा 165 मीटर। याद रखिएगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती है और क्षोभ मंडल में सामान्यतः प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री तापमान जो होता है घटता है, तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है याद रखिएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका तापमान में कमी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर यानी नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है इसी को। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन, जो कि 78% है, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि वायुमंडल में 99% भाग पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का विस्तार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% मिलकर 99% भाग पर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का ही विस्तार हमको वायुमंडल में देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो यूज करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए वो किसका यूज करते हैं, तो यही आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। और दोस्तों याद रखिएगा नाइट्रोजन और क्या काम करता है, नाइट्रोजन जो है आग को तेजी से फैलने नहीं देता है, ठीक है। जहां भी आग लगता है उसको तेजी से फैलने में रोकने में कौन मदद करता है दोस्तों, यही नाइट्रोजन ही मदद करता है। और जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी दोस्तों वहीं पे कीटभक्षी पौधा भी हमें देखने को मिलता है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अब क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं घटती है तथा जीवन निर्वाह के लिए जो भी संसाधन चाहिए होता है वो हमें क्षोभ मंडल पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, किस मंडल में मौसमी क्रियाएं घटित होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग नीचे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके संबंध में आपको बताया गया है, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटती है। तो ये क्वेश्चन भी जो है ठीक से लिखा नहीं गया दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है किस मंडल से रेडियो तरंगे वापस लौटती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी जो है दोस्तों गलत दिया गया है, यहाँ पे बाह्य मंडल नहीं बल्कि यहाँ पे आपका होगा आयन मंडल, ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि इस रेडियो तरंगे जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आयन मंडल जो होगा करेक्ट होगा। ये एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे हो सकता है एग्जाम में सुधार दिया जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा आयन मंडल क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आयन मंडल की औसत ऊंचाई जो होता है दोस्तों 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की सबसे अधिकता होती है एवं इसी
में जो है ऊंचाई के साथ जो है तापमान हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। वायुमंडल की इसी परत में जो है विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगे हमें परावर्तित होते हुए दिखाई मिलती है। ठीक है, कहां पे दोस्तों? आयन मंडल में। और इसीलिए जो है आयन मंडल संचार के लिए आवश्यक परत कहा जाता है। आप जो घर में टेलीविजन देख पा रहे हैं, ठीक है, टेलीविजन में दुनिया भर की घटनाएं देख पा रहे हैं, लोगों से आप बात कर पा रहे हैं, मेरे वीडियोस देख पा रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, ये सभी संभव हो पा रहा है आयन मंडल में रेडियो तरंग के परावर्तित होने के कारण। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा क्या? आपका आयन मंडल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि आयन मंडल जो है किसके लिए आवश्यक है, तो संचार के लिए आयन मंडल का परत जो है आवश्यक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देख सकते हैं कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा, वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ख नंबर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा गया घूम कोहरा सामान्यतः कहां बनता है? तो घूम कोहरा जो सामान्यतः कहां बनता है दोस्तों? 28 का जो होगा करेक्ट आंसर। आप सभी देखे हैं कोहरा वगैरह ज्यादातर हम लोग को मैदानी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, तो आपका ख नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है? तो याद रखिएगा पच्छाप बादल। क्या होता है दोस्तों? पच्छाप बादल। ठीक है, जिसे हम लोग पच्छाप मेघ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पार्ट होता है उच्च मेघ का। ठीक है, उच्च मेघ को 3 पार्ट में बांटा गया, पच्छाप मेघ, पच्छाप स्तरीय मेघ या पच्छाप कपासी मेघ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पच्छाप मेघ। ठीक है, पच्छाप मेघ जिसकी ऊंचाई जो है 6000 से 12000 मीटर तक होता है। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की तरह कोमल प्रकीर्णित मेघ होती है। इसमें हिमकण से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं दोस्तों? हिमकण से बने होते हैं। इसलिए इस प्रकार के मेघ से जो है वृष्टि नहीं होती है या वर्षा नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो संवहनीय वर्षा जो है मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया? मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव के लिए जो है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक आप सभी जानते हैं क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है जरूरी है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो इसे आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में और 9 में भी पढ़ चुके हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण जो होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल जो है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण है दोस्तों क्या? ताप है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाष्पीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है या कारक क्या है, तो आप याद रखिएगा ताप है, टेम्परेचर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या पूछा गया? यहाँ पे देख सकते हैं चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो चक्रवातीय वर्षा जो है अधिकतर किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है? तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका घ नंबर टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सही है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी देशांतर के बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं बोर्ड के माध्यम से आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया? जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन क्लास 9 और आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, ये कमेंट करके आप लोग नीचे खुद ही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए जिनका सही होगा उन्हें लाइक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टॉपिक से आप लोग को ऑलरेडी सिलेबस में दिया गया कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और वो हो भी रहा है, क्वेश्चंस आपका आएगा भी। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी को जो है पारित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है इस चीज को दोस्तों। लेकिन अगर आपको वन संरक्षण अधिनियम पूछता, अगर आपको वन संरक्षण अधिनियम पूछता तब आप बोलते हैं 1981। नोट करते चलिए, यहां पे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पूछा है इसलिए 1972 टिक आउट किए, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम पूछता तो 1981 होता। उसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आजकल फेमस चल रहा है, वो है आपका बाघ संरक्षण अधिनियम, जो कि आपका 1973 को आप लोग का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो आपका 1980
1986 को, 1986 से, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट करके आंसर दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियां विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो है हुआ था आपका 1992 ईस्वी में, ठीक है। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी। उस वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना था कि यह स्थिति ऐसी बनी रही तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिसमें पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों को जो है बने रहना काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। इस प्रकार भविष्य के खतरे को देखते हुए सन 1992 में, याद रखिएगा कहां पे है ये रियो डी जेनेरियो है ब्राजील में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो है विश्व के 172 से अधिक देशों ने जो है इसमें शामिल हुए और क्या आयोजन किया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो में पहला जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था, जो कि कहां है दोस्तों, ब्राजील में, ठीक है। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। तो आशा करते दोस्तों आप लोग को हर एक चीज को डिटेल में बताया गया, एक एक क्वेश्चन को समझा के बताया गया, और किसी भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग क्या सब्जेक्ट का और वीडियोस चाहते हैं नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।